चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। चित्रकूट में 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव किसने रखी? तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 29 फरवरी 2020 की बात है। 29 फरवरी, इतना पुराना तक हम कवर करने जा रहे हैं। 29 फरवरी 2020 को आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी। और ये जो एक्सप्रेसवे है, ये 296 किलोमीटर या 297 दोनों मिलता है, 296.7 किलोमीटर कहीं जिक्र होता है। तो 296 या 97 जो भी आपसे पूछा जाएगा, इसको सही मानिएगा, इसलिए दोनों आंकड़े मैं आपको बताया दे रहा हूं। ठीक है, एक बार कहीं वेबसाइट पे ये भी दिखा था। तो ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखी थी, इन्होंने रखी थी। और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा, यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी बढ़ जाएगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है, ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन सब जिलों से होकर गुजरेगा, उनको ये लाभ मिलेगा। देश में पहली बार किस यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्कार पर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है? और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्कार पर पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया है, ये पाठ्यक्रम। और इस पाठ्यक्रम में स्नातक, प्रस्नातक, शोध छात्राओं के साथ जो भी गृहिणियां हैं, आईवीएफ सेंटर हैं, संचालक हैं, रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्किल डेवलपमेंट की कौन सी योजना है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना, ये तीनों योजनाएं ये संबंधित है यूपी की स्किल डेवलपमेंट से। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए यूपी में, तो ये तीनों की तीनों योजनाएं हैं। और इन तीनों योजनाओं के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो मेंस में भी आप आसानी से लिख लेंगे। देश का पहला प्राकृतिक स्लज शुद्धिकरण संयंत्र कौन सा संस्थान बना रहा है ना? तो ये स्लज प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है, ये बना रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये विद्युत के द्वारा चलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ये जो संयंत्र होगा। उत्तर प्रदेश में कुपोषित परिवारों को किस योजना के तहत गायें प्रदान की जाएंगी? जो भी कुपोषित परिवार हैं, उनको गाय देने की योजना, तो ये मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना है। गायों को भी आश्रय इसमें मिल जाएगा और निराश्रित जो गोवंश है उनको आश्रय स्थल मिलेगा। और जिला प्रशासन इसमें व्यवस्था करेगा और कि जिनको भी गाय पालने का ये अवसर दिया जाएगा, उनको कुछ पैसे दिए जाए। जैसे 900 रुपये इसमें प्रतिमाह देने की बात की जा रही है, 30 रुपये रोज। तो बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, यानी कि दोनों लोगों का लाभ होगा। उनको पैसे मिल जाएंगे, गाय को खिलाएंगे, उसका दूध भी अपना लाभ उठा सकते हैं, और जो इधर उधर गाय घूमा करती है उनको घर मिल जाएगा। किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? अब ये सिंपल सी बात है, इसका उत्तर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ही है बागपत जिला। तो वहां की ये स्थल आपको याद रखना है, सादिकपुर सिनौली। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अभी दिया गया है, उसके रूप में इसको घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो पेपर में प्रश्न आता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की क्या होती है? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। तो 29 अगस्त 2020, ये भी याद रखना है क्योंकि 21 भी आने वाला है। तो 29 अगस्त 2020 को उनकी जयंती के अवसर पर विजय पथ योजना शुरू की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने उसको शुरू किया। और इस योजना के तहत प्रदेश के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाने का ये विजय पथ है ना, तो इसके अंतर्गत जो पक्की रोड है वो बनाई जाएंगी 19 खिलाड़ियों के घरों तक। महाभारत अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका जो सेंटर रखा गया है, ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक स्थल प्रयागराज है और महाभारत युग के समय से आज तक इसका बहुत महत्व भी रहा है। तो हंडिया विकास खंड यहाँ पर पड़ता है। हंडिया विकास खंड में प्रयागराज में इसको बनाया जाएगा, महाभारत अनुसंधान केंद्र। राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल फाइटर जेट की, तो ये शिवांगी सिंह है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वायुसेना की ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट और विमान उड़ाएंगी राफेल, ये पहली महिला पायलट ऐसी बन गई है। मिग 21 भी इन्होंने उड़ाया है। और ये रहने वाली कहाँ की अगर पूछ लिया जाए तो ये वाराणसी की रहने वाली है, वाराणसी की रहने वाली है ये। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि ये बुशरा अतीक जो है, ये औसत विज्ञान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, बुशरा अतीक, प्रोफेसर बुशरा अतीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक संत सर शांति स्वरूप भटनागर के स्मरण में दिया जाता है। 7 क्षेत्र है इसमें, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी, उसमें दिया जाता है। और 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, क्योंकि इनका रिलेशन यहाँ से है, यूपी से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो ये सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये यूपी में ही चलाया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 180 दिनों तक इसको चलाने का प्रावधान रखा गया। पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दृढ़ करने का कार्य इसके अंतर्गत करेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये गृह मंत्रालय का एक मिशन मोड जो है ये पहल है। और सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि महिलाओं को कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसमें जो है इनको सहूलियत हो और हेल्प गवर्नमेंट कर रही है। इस परियोजना को पहले चरण की तरह देखा जाए तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ इसकी पहचान की गई है। तो सही रूप में इसमें देखा जाए तो ये लखनऊ पे ये प्रश्न बनना चाहिए कि लखनऊ जो है यूपी का, वहां पर इसको शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यूपी में कहा, तो लखनऊ, वाराणसी भी दिया रहेगा, ग्रेटर नोएडा भी दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसने किया? तो ये जो लोकार्पण है, ये पुस्तक किसकी है, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में इसका लोकार्पण किया है। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित की गई है। विज्ञान प्रसार के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। और इसके निदेशक हैं नकुल पाराशर, है ना, और निमिष कपूर इसके प्रकाशन विभाग के प्रमुख हैं। तो डॉक्टर नकुल पाराशर और निमिष कपूर इसके प्रमुख संपादक और संपादक हैं, मतलब एक प्रमुख संपादक और एक संपादक। लेकिन इसका लोकार्पण जो किया गया है वो आनंदीबेन पटेल के द्वारा, जो हमारे यहाँ की राज्यपाल है। किस राज्य ने प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय किया है? तो महिला हेल्प डेस्क जो खोलने जा रही है वो उत्तर प्रदेश की सरकार खोलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने हर पुलिस स्टेशन में ये महिला डेस्क खोलने का निर्णय लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की संख्या भी अब पुलिस में काफी बढ़ गई है, आपको दिखने भी लगा होगा। तो महिला थाना और महिला डेस्क ये सब बनेंगे, वहां पे महिलाएं नियुक्त की जाएंगी, महिलाओं को हेल्प करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? अगर कोई धर्म परिवर्तित करके शादी करता है तो उसको सजा दी जाएगी, और ये सजा रखी गई है 10 साल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और लव जिहाद के खिलाफ यह अध्यादेश यूपी सरकार ने पार किया था। और इस अध्यादेश के हिसाब से अगर देखा जाए कि धोखे से अगर धर्म परिवर्तित किया गया है तो 10 साल की सजा होगी, है ना। और सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन जो होगा वो मान्य नहीं होगा, है ना। ऐसा विवाह भी खत्म कर दिया जाएगा, उसका एंड कर दिया जाएगा। केवल मतलब वेडिंग के लिए आपने कर लिया, तो वेडिंग के लिए केवल अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये उद्घाटन किया है वो ये जो आप नाम से जान जाएंगे, खुर्जा आपको पता है यूपी में ही पड़ता है, न्यू भावपुर खुर्जा खंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। और ये उद्घाटन 29 दिसंबर को ही किया गया था लास्ट ईयर में। 351 किलोमीटर का ये सेक्शन जो है, ये न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, ये यूपी में स्थित है। 5750 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, 351 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, देश की पहली ब्लास्ट लेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहां खोली गई है? मतलब ऐसा ट्रैक जो ब्लास्ट से परे हो, ब्लास्ट जिसपे ना हो सके। तो पूर्ण रूप से ये स्वदेशी ब्लास्ट लेस ट्रैक रैपिड रेल की जो ये डेवलपमेंट हुआ है, तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए ये फिट होगी। ये ट्रैक जो होगी 180 km पर किलोमीटर, ये जान लीजिए 180 किलोमीटर। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। और ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, दुहाई और मोदी नगर से होते हुए मेरठ को ये जोड़ेगा। और 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 1 घंटे से भी कम समय में मेरठ से दिल्ली की यात्रा को संभव किया जा सकेगा। तो ये कहाँ खोली गई है ये फैक्ट्री, जहां पे ये बनेगा? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मेरठ।
हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप शुरू किया है? तो उद्यम सारथी ऐप ये उत्तर प्रदेश का ही ऐप है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रोजगार और व्यापार से जुड़ी हर जानकारी और सुरक्षा में सुविधा आप कह सकते हैं, सुरक्षा नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक जो उद्यम हब बनाने का निर्णय यूपी गवर्नमेंट ने लिया है, सपना देखा है, वो साकार हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बनेगा? मतलब एक एक्सप्रेस वे पे पहले था, फिर दूसरे एक्सप्रेस वे पे भी हवाई पट्टी, तो ये राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश राज्य ये कैसे है, आपको बताना चाहता हूं कि एक पहले दो हवाई पट्टी ये कैसे है। एक पहला राज्य है जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी कुरीभर के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, और इसके पहले एक परीक्षण और हुआ था कई साल पहले, और उसको हवाई पट्टी के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। उसको आज का ये प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, ऐसे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, और वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है डेली 30। और डेली 30 प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में हम 20 क्वेश्चन डेली एक टॉपिक पर और 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं। और इसका आपको पीडीएफ भी मिल सकता है छोटे से सब्सक्रिप्शन पे, और फिर डेली का ये टेस्ट भी आप दे सकेंगे, और वीकली टेस्ट होता है जो हफ्ते भर हम डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप आईएएस प्रेप एकेडमी, इसको जरूर ज्वाइन करें, है ना। इसको आईएएस प्रेप एकेडमी को डाउनलोड करिए और वहां से इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका जो तैयारी करने का नजरिया है, जो तैयारी करने का तरीका है, और जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वो निरंतर बढ़ता चला जाए। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? लेदर पार्क, तो भारत का पहला लेदर पार्क बनाया जाएगा कानपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमईपुर गांव आपसे पूछा जा सकता है, और रमईपुर जो गांव है, रमईपुर यहां पर कर लीजिए, रमईपुर गांव। तो रमईपुर गांव ये मेगा लेदर पार्क क्लस्टर की स्थापना करने के लिए 235 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण यहां पर किया गया है, और ये देश का पहला लेदर पार्क होगा, केवल यूपी का नहीं, पैन इंडिया ये पहला लेदर पार्क होगा। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो ये जीता है उत्तर प्रदेश। श्रेणी फर्स्ट में ये पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये जीता है यूपी ने, और इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ भी है इसमें। तो इसके बाद बारी आती है असम, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ की। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हफ्ते में एक दो वीडियो इसके ऐसे आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे महासंग्राम के सीरीज में पार्टिसिपेट करें। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर वो भी उपलब्ध है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये जो मंजूरी दी गई, अब वैसे तो ये 2019 में दी गई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन यूपी के लिहाज से करंट जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत पुराना प्रश्न नहीं है। 2019 में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी यूपी गवर्नमेंट ने दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? यूपी कोका विधेयक 27 मार्च 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये चर्चा में लगातार बना रहा है। अब इसको आप चाहे करंट का क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे इसको अब स्टैटिक जीके में शामिल कर लीजिए। वसूली, किडनैपिंग, हत्या की कोशिश, जो भी अपराध हैं उनको रोकने के लिए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कब शुरू की? बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल अभी साल भर के अंदर का प्रश्न है। लास्ट ईयर अगस्त में 19 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की, और इसमें लक्ष्य रखा कि 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हम लेके आएंगे। 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की बात इसमें की गई। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की कोशिश, ये सपना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए गन्ने की बिक्री तथा दूसरी सूचनाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, और भारत में सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में ही होता है। गन्ने में चीनी की मात्रा यहाँ साउथ के गन्ने की अपेक्षा कम रहती है, लेकिन खेती तो अच्छी खासी होती है। एक ऐप लॉन्च हुआ है ई गन्ना। ई गन्ना ऐप के माध्यम से इसके बिक्री और इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मिल जाया करेंगी किसानों को। 50 लाख किसान हैं गन्ने के उत्तर प्रदेश में लगभग,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन प्रारंभ की गई? अब ये हेल्पलाइन जो है ये काफी पहले प्रारंभ की गई, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, लेकिन ये चर्चा में बनी रहती है। और ये हेल्पलाइन का नाम था दामिनी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराने का इसमें है कि अगर कोई छेड़खानी करता है या कोई असुविधा होती है, किसी तरीके से कोई बदसलूकी करता है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा या बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो ये नाम, जैसे घाघरा जो नदी है, ये घाघरा नदी, कर्नाली नदी, ये गंगा की मुख्य सहायक नदी में से मानी जाती है। घाघरा नदी या कर्नाली नदी भी इसको कहा जाता है। तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय से ये निकलती है, नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, यूपी बिहार में ये बहती है। यूपी में इसको, जैसे अयोध्या पहुंचती है, सरयू कहा जाता था, है ना, तो इसको सरयू नाम ही दे दिया गया है पूरी नदी का। जल जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ भी इसके कारण से आती है। इधर कई जिले इससे प्रभावित होते हैं, बहराइच, बाराबंकी, ये सब जिले इससे प्रभावित होते हैं, तो इसका नाम सरयू नदी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के 3000 टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो किए गए, तो उसमें जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र में 3000 टन सोना मिला, है ना, और वहां पे जितना अभी तक भंडार था उसका लगभग 5 गुना ये हो गया। वहां पे सोनभद्र में कौन थाना पड़ता है? ग्राम पंचायत वहां पड़रच पड़ती है, पड़रच। तो पड़रच ग्राम पंचायत के पास ये भंडार मिले हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 से 16 फरवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या है? किया जा रहा है मतलब किया गया, यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट सीरीज में आपको दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है आरओ और पीसीएस की, तो डेली का डेली हम क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। 10-15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी के या इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी करंट अफेयर के हैं, उन टेस्ट सीरीज के ये प्रश्न है। तो उस समय प्रश्न बनाया गया, तो इसमें ऐसा लिखा है, तो ये किया गया। और इसमें इसका विषय क्या था, इसका एक्चुअली जो आयोजन किया गया था वो इस बार कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इसका युवा उत्साह नए भारत का, ये इस बार थीम रखी गई, है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काशी महाकाल एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलाई गई? काशी महाकाल बहुत चर्चित ये ट्रेन थी, और ये शुरू हुई वाराणसी से उज्जैन के बीच में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पूछी जा सकती है। ये 20 फरवरी से इसको लास्ट ईयर शुरू किया गया था। वन महोत्सव के तहत एक दिन में यूपी में कितने पेड़ लगाए गए? ये रिकॉर्ड बनाया गया था। तो वन महोत्सव के अंतर्गत इस बार 25 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए गए। एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाए गए। अर्बन मोबिलिटी मिशन के तहत 14 शहरों में कितनी बसें चलाए जाने की योजना है? अर्बन मोबिलिटी जो मिशन है, इसमें इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे जो बस लिखा है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक बस कर लें तो ये क्वेश्चन ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का निर्णय, तो ये 700 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ, कानपुर और झांसी, यहाँ 15 सितंबर से माना जा रहा है, इसी साल 15 सितंबर से इसको चलाया जाएगा। बाकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको चेक किया जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा कि और किसकी क्या संभावना है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाए जाने की योजना है? पॉड टैक्सी, तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा में जो फिल्म सिटी है, तो नोएडा फिल्म सिटी से जेवर जो एयरपोर्ट है उसके भी चलाने की बात की गई। ठीक है। पॉड सिटी टैक्सी जो होती हैं ये छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी ये गाड़ियां होती हैं, 4 से 6 मीटर इनकी लंबाई होती है, ऑटोमेटिक चलती है, बिना ड्राइवर की चलती है। तो ये नोएडा, इसमें बी ऑप्शन, यूपी की घटना ये हो गई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1751.05 करोड़ रुपए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। इसमें एक उड़ीसा आप कर लीजिए और एक यहां पर जोड़ लीजिए तेलंगाना को। यूपी शामिल है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, यही डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2020 को कितने अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की? यूनिकोड, ये जो यूनिकोड होगा, इस यूनिकोड में 16 अंक होंगे, और ये यूनिकोड
राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। जो पहले के 6 अंक इसमें होंगे, ये भी आप ध्यान रखिए, शुरुआती जो 6 अंक हैं, शुरुआती 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होंगे। जनसंख्या, भूमि पर कितने लोग रह रहे हैं, उन जनसंख्या पर आधारित होंगे। आगे के जो 4 अंक हैं, ये विशिष्ट पहचान भूमि की निर्धारित करेंगे, ये विशिष्ट पहचान के लिए होंगे। बाद में 11 से 14 तक के जो अंक हैं, उसमें 2 अंक श्रेणी विवरण और 2 अंक भूमि की श्रेणी कैसी होगी, आवासीय है कि कृषि है, वाणिज्यिक है, तो 2-2 अंक ये ऐसे निर्धारित किए गए हैं। 16 अंक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई? अब उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये प्रयागराज हाईकोर्ट ने लगाया, यहाँ का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने ही लगाया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये भी न्यूज पुरानी है, 2019 की ही घटना है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है ये उत्तर प्रदेश यहाँ से हटा दिया जाता है, हाँ, किसने लगाया, तो आप कंफ्यूज होंगे, हो सकता है कहीं अलग लगाया हो, तो यहाँ पर भी ऐसा हो चुका है, इसलिए यह प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है? यूपी में भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 स्टेडियम हैं, इनमें से 3 लखनऊ में है, एक इकाना जो स्टेडियम है जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। दूसरा यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखनऊ है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये 3 लखनऊ में है, एक ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में और एक है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड। तो ये 5 है। अभी योगी सरकार ने गोरखपुर में निर्णय लिया है कि यहां पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाए, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नए सत्र से सांख्यिकी और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया? जेई का जो पेपर होता है उसमें अगर किसी को कम मार्क्स आते हैं, बाद की रैंक आती है, तो उसको कहीं एडमिशन वैसे नहीं मिलता था आईआईटी के किसी कोर्स में, लेकिन यहाँ पर आईआईटी कानपुर में, मतलब और बहुत सारे इंस्टीट्यूट एडमिशन देते हैं, वो सब अलग है, लेकिन अगर यहाँ आईआईटी में ही आप करना चाहते हैं सांख्यिकी और डेटा साइंस में पढ़ाई, तो आईआईटी कानपुर ने एक शुरू किया है, जेई वाला जो एडवांस एग्जाम है वो जो पास करेंगे, तो जेई एडवांस के बाद में मेरिट के आधार पर इसमें दाखिला दे दिया जाएगा। और इस तरीके से आईआईटी में पहली बार ऐसा कहीं शुरू किया गया, ऐसा पहले कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो आईआईटी कानपुर, ध्यान रखना, यूपी से रिलेटेड है। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया? ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी घटना, और एक बड़ी कंपनी को वहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एक जंगल का एरिया जिसको कहते हैं बक्सवाहा जंगल का एरिया, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमपी गवर्नमेंट ने एक कंपनी को दे दिया नीलामी पर 50 साल के लिए, खनन पट्टा कर दिया। तो जब वहां पे खनन पट्टा हो गया तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया पूरा आता है, वहां के पर्यावरण प्रेमियों ने एक मोर्चा खोला, सेवक साहब फॉरेस्ट चैंपियन अभियान वहां पे शुरू किया गया। तो ये जो है ये बक्सवाहा जंगल था, उसी को बचाने के लिए। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये टेस्ट भी आप देना चाहते हैं फ्री में, तो आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको डाउनलोड करके आप ये सब टेस्ट फ्री दे सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, पीडीएफ उसका पा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया नए पुराने सब क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम आपके लिए सरल होगा। 6307281212 हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए यूपी का एक जिला है श्रावस्ती, कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो बाल विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर श्रावस्ती ने रिकॉर्ड बनाया है। नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक बाल विवाह श्रावस्ती में ही देखने को मिलते हैं। पढ़ाई का स्तर भी यहाँ का बहुत कम है। तो इसको रोकने के लिए अभी लखनऊ की इंजीनियर्स ने एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम आपको नहीं भूलना है, वह है परिपक्व। कई सोसाइटी या सोशल इशू में आप लिख रहे हो और वहां पर अगर आपको कुछ लिखना है बाल विवाह के बारे में, तो परिपक्व ऐप का वहां पर जिक्र आप कर सकते हैं। ये जो ऐप है इसमें घर बैठे आप ऐप को खोलिए, शिकायत कर दीजिए कि ऐसी घटना हो रही है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? कौन सी योजना है? अब प्रथम दृष्टया तो इसको आप दिव्यांगजन पेंशन योजना कह देंगे, अपूर्व पेंशन योजना कह देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की जो पहल है उसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही दिव्यांगजनों के लिए
एक जो कार्यक्रम शुरू किया गया, तो राशन कार्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही बनाए जा रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमसे जुड़े रहें ऐसे और वीडियोस के लिए। करंट अफेयर की भी श्रृंखला हमारी चल रही है, उसको भी आप देखते रहें, और आगे और करंट अफेयर आएगा। यूपीपीसीएस का मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, और उसको आप आईएएस पेप एकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर, मतलब फ्री जो ये कोर्स रखा गया है उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश में कहां श्री राम यूनिवर्सिटी बनेगी? उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के लिए बहुत सारा काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। भगवान राम की संस्कृति पर शोध करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा श्री राम यूनिवर्सिटी। अयोध्या में यह स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ के बारे में सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक टाउन, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, उत्तर प्रदेश की साइबर लैब, देश का 5वां मेमोरी भौगोलिक संकेतक लैब। उत्तर प्रदेश की साइबर लैब की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की साइबर लैब लखनऊ में नहीं बन रही है। साइबर लैब ये आगरा में बन रही है। यहाँ पर लखनऊ की जगह पे, अगर ये आगरा, यहाँ पे ये आगरा, बाकी सारे के सारे ये लखनऊ में बन रहे हैं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिलों में हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच। इनमें से आप देखिए तो एक जिला यहाँ पर दिया हुआ है ललितपुर। ललितपुर आकांक्षी जिले की सूची में नहीं आता है, और ये जो जिले हैं ये अच्छे प्रदर्शन करने वाले देश के जिलों में शामिल है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के साथ ये समझौता हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट इजराइल की टेक्नोलॉजी और वहां की सहायता से दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहां पे बनेगा? डिफेंस कॉरिडोर की जो बात हो रही है ये अलीगढ़ में बनेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 400 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बीज गेंद का विकास किया है? बीज गेंद होगा क्या? बीज गेंद खेती किसानी को आसान बनाने के लिए खाद के साथ ये गेंद ऐसे विकसित किया जाएगा, और इसका जब उपयोग होगा तो जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये किया है आईआईटी कानपुर ने। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां फार्मा पार्क बनाया जाता है? फार्मा पार्क बनाया जा रहा है तो पीलीभीत और ललितपुर यहां पर बनाया जा रहा है, बनाया जाता नहीं, बनाया जा रहा है। तो पीलीभीत और ललितपुर दोनों जगह पे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। निम्नलिखित में से कहां रामलीला अकादमी बनाए जाने की योजना है? टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के नाम से एक रामलीला अकादमी बनने जा रही है। भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों की जो भी रामलीला शैलियां हैं, रामलीला केवल भारत में ही नहीं है, इंडोनेशिया की भी रामलीला आपने सुना होगा अयोध्या में आई थी, तो अयोध्या में इसकी स्थापना होने जा रही है। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां खोला जाएगा? पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो फिलीपींस का चावल अनुसंधान संस्थान जो है उसका एक सेंटर वाराणसी में बनाया गया था। अब आलू का अनुसंधान केंद्र आगरा में खोले जाने की बात हो रही है, आगरा में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है, और देश का लगभग 34% आलू यहां पर उत्पादित होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का चौथा अभ्यारण्य कहां बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़, ये 3 जगह, पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़ 3 जगह पे पहले से ही अभ्यारण्य है, और चौथा ये जो अभ्यारण्य है ये सहारनपुर में विकसित किया जाएगा। 33,000 हेक्टेयर में इसका विकास होगा। 8 जून को उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईएएस को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? यूपी कैडर के ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। पहले आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। अब इनको अनूप चंद्र पांडे की बात है, अनूप चंद्र पांडे को मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से एक आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग की अगर बात करें 1950 में इसका गठन हुआ था। 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। वर्तमान में समय में देखा जाए उसके बाद इसमें 1+2 की व्यवस्था की गई, तो वर्तमान समय में सुनील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं
और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, ये 2 लोग आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। 13 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई। झांसी में अभी हुआ था स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में हुआ था गुड़ महोत्सव। काला नमक चावल जो है, इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है ये। बुद्ध का महाप्रसाद भी इसको कहा जाता है। पूरब के क्षेत्र में आप जाएंगे, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, महाराजगंज, इन सब एरियाज में इसका उत्पादन होता है। वीएलसीसी फेमना मिस इंडिया 2020 फर्स्ट और सेकंड रनर कौन रहे हैं? वीएलसीसी की जो ये प्रतियोगिता हुई, इसमें मानसा वाराणसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इसमें दूसरा स्थान जो प्राप्त किया और तीसरा स्थान जो फर्स्ट और सेकंड रनर अप रही, वो है मनिका सोलंक और मान्या सिंह। मान्या सिंह उस समय चर्चा में आई थी। इनके माता पिता बहुत गरीब हैं, बहुत संघर्ष से इन्होंने पढ़ाई की और ऐसी प्रतियोगिता में जब कोई स्थान पाता है तो आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष उसने किया होगा। देश का पहला हस्तशिल्प गांव कहां पर बसाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यूपी में तो ये बसेगा ही। यूपी में हैंडीक्राफ्ट विलेज है। हैंडीक्राफ्ट विलेज पड़ता है आगरा में, वहीं पर इसको बसाए जाने का प्रयास किया जाएगा, ये योजना है। और ताजगंज इलाका पड़ता है आगरा में, वहां पे मलको गली है, तो मलको गली में इसको बसाया जाएगा। मलको ये गली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश के पहले गो अभयारण्य की आधारशिला रखी? ये मिर्जापुर में रखी गई है और 29 जनवरी 2020 की ही ये बात है। आधारशिला जो रखी गई थी वो 2020 में। यूपी का जो करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा 1.5 साल तक पुराना जाके करंट अफेयर में ही शामिल करके उसको पूछ लिया जाता है। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश में और गौतम बुद्ध नगर में 2 जगह पे ये लागू हो चुकी है। अब वाराणसी और कानपुर में इसको लागू करने की योजना है। गोरखपुर में नहीं, वाराणसी और कानपुर में जो कमिश्नरेट प्रणाली है वो लागू की जाएगी। हाल ही में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ? लखनऊ इसमें छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर होता है कि जो राजधानी शहर है वहां पे सबसे ज्यादा ये सब काम किए जाते हैं। मथुरा वृंदावन निगम जो है, मथुरा वृंदावन नगर निगम ने प्लास्टिक से डीजल बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है और रोजाना जो 6 टन सिंगल यूज और रिसाइकिल प्लास्टिक निकलता है तो उसके द्वारा ये डीजल बनाने का प्रयास करेंगे। जो हेमा मालिनी सांसद है यहाँ की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर कहां चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया गया? उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, योगी जी का जुड़ाव है गोरखपुर से। गोरखपुर में जो चिड़ियाघर है उसका नाम रखा जाएगा स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और ये वर्ष है 2030। हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। ऐसे प्रश्नों से हमारी टेस्ट सीरीज बनाई जाती है जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं। आरओ या यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप डेली अपनी तैयारी को इस तरीके से बनाए रखना चाहते हैं कि वो रिदम में बनी रहे, अच्छे से चलती रहे, तो हमारा डेली 30 प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। डेली 30 प्रोग्राम में डेली 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसका पीडीएफ आपको देते हैं, उसका टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकली टेस्ट होता है। इस तरीके से आपकी तैयारी निरंतर चलती रहती है। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? और राजकोषीय घाटा जो ये अनुमानित है ये 90,729.8 करोड़ रुपए। बजट 2021-22 का जो यूपी का है उसमें यह अनुमान लगाया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल व्यय अगर देखा जाए तो कुल बजट में कुल व्यय 5,50,270.78 करोड़ रुपए रहा है और इसमें जो घाटा रहा है वो घाटे की बात 90,729.8। कभी कभी ऐसे आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं और ये जो घाटा है ये 4.17% है सकल घरेलू उत्पाद का।
ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। 2 एपिसोड पहले हो चुके हैं, उनको देख लें, और जल्दी ही हम दूसरा, इसका जो अगला एपिसोड आने वाला है, ये 3 हो गए, 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आगे क्वेश्चन बनते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे ही सामग्री से जुड़ा रहना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है, जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छा लगता है, तो इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ले सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया की पहली आभासी पाठशाला कहां पर शुरू की गई? ये आभासी पाठशाला है। और लॉर्ड राम क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा है, राम मंदिर बहुत ज्यादा चर्चा में है, सबकी निगाहें जाती हैं अयोध्या पे, लेकिन अयोध्या इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाराणसी। वाराणसी में जो ये वर्चुअल पाठशाला शुरू की गई है, इसके बारे में एक फैक्ट और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया है, स्ट्रक्चर किसने डिजाइन किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रिंस तिवारी। और प्रिंस तिवारी जो है बीएचयू में अभी अध्ययनरत है, पहले ये एसबीएम के प्रोडक्ट रह चुके हैं, सरस्वती विद्या मंदिर के। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन कहां किया गया? वनवासी समागम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 14 मार्च 2021 की बात है। 14 मार्च 2021 में सोनभद्र में पड़ता है एक स्थान चापकी, और चापकी में इन्होंने नवनिर्मित भवन, वनवासी समागम के अवसर पर वहां पे एक आश्रम है, सेवा कुंज आश्रम, वहां नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन किया था। वनवासी समागम का अर्थ है वनों में रहने वाले जो लोग हैं, खास करके जो एसटीज हैं, उनके कल्चर, उनके प्रोडक्ट, उनकी जीविका, इन सब पर बात करना, और इन चीजों को वैल्यू दिया भी जाना चाहिए, और सरकार इसको विभिन्न कोशिशों के माध्यम से दे भी रही है। 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला किसने रखी? डेट भी इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2021। ये आधारशिला रखने के दौरान उपस्थित रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये आधारशिला नहीं रखी, वर्चुअली ये आधारशिला रखी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने ये आधारशिला, बहराइच में स्थित है सुहेलदेव जयंती जो मनाई गई, और ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ ये बहराइच में ही हुआ, और ये वर्चुअली उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो बहराइच आए नहीं, और उसका उद्घाटन उन्होंने वहीं से कर दिया, दिल्ली में ही बैठ के। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने 24 मार्च 2021 को कहां से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की? ग्राम उजाला कार्यक्रम है किस लिए? ग्राम उजाला कार्यक्रम सब्सिडी देता है बल्बों पर, एलईडी बल्बों पर, प्रति बल्ब 10 रुपये की वहनीय दर पर बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत 24 मार्च 2021 को की गई वाराणसी से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस तिथि को किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूपीपीएससीएस ने कई बार इसको पूछा है, यूपीपीएससी ने विभिन्न एग्जामों में, और 4 और 5 फरवरी दोनों वो देता है। चौरी चौरा के बारे में, डेट के बारे में आपसे पूछता है, और दोनों दे देता है डेट। लेकिन यहां पर ध्यान रखना आप, गवर्नमेंट ने भी 4 फरवरी वाली डेट को अप्रूव किया, और चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन पीएम मोदी ने 4 फरवरी 2021 को किया। ध्यान रखना आप, 100 साल अभी इस घटना को पूरे हुए हैं, चौरी चौरा वाली घटना को 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साथ में यहाँ पर हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में थे। उत्तर प्रदेश का पहला वर्चुअल ई कोर्ट कहाँ खोला गया? वर्चुअल ई कोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नई पहल है, और उत्तर प्रदेश का जो पहला वर्चुअल ई कोर्ट है ये प्रयागराज में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, इससे लोगों को बहुत आराम मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में ऐसी चीजें विकसित की जा रही हैं। यूपी में प्रयागराज से ये शुरू हुआ है, और धीरे धीरे जो 75 जिले हैं यूपी के, वहां पर इसको बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल में ये चुनाव संपन्न कराए गए। अप्रैल में जो ये शुरू होने वाले चुनाव थे, ये कितने चरणों में हुए? 15 अप्रैल को पहला चरण हुआ था, 19 अप्रैल को दूसरा चरण हुआ था, 26 अप्रैल को तीसरा, और 29 अप्रैल को चौथा चरण, और 4 चरणों में ये चुनाव संपन्न करा दिए गए। और अप्रैल के बाद में आती है मई। 2 मई को इसकी मतगणना शुरू हुई थी, 2-3 मई तक पूरी मतगणना 3 मई को समाप्त हुई। कहीं कहीं रात हो गई उस दिन भी, जैसी भी वोटिंग वैसे होती है। लेकिन ये काउंटिंग की बात आप
छोड़ दीजिए तो 4 चरणों में ये संपन्न हुआ, 15, 19, 16 और 29। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत चुनाव, ये वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो। इसका जो भारत का इलेक्शन कमीशन है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, स्टेट लेवल पे जो स्टेट कमीशन होता है वो। और पंचायत की बात आती है तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वो संविधान संशोधन भी आपको ध्यान रखने होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको भी रिवाइज आपको करना होता है। किन अनुच्छेदों की तरफ, किन संविधान संशोधनों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा था 73वें संविधान संशोधन की और 74वें संविधान संशोधन की। 73वें के अंतर्गत आपकी ग्रामीण स्तर पर और यहाँ पर शहरी निकायों की बात की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय इसमें उल्लिखित किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने वाला राज्य बना। इसके पहले भी इस पर हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं कि कहां और लागू हो रही है, तो इसको आप तीसरे एपिसोड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पूरे देश में क्रम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ये 16वां ऐसा राज्य है, 16वां, जिसने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है। और इसको लागू करने का मतलब ये नहीं कि पूरे स्टेट में लागू हो गया। जैसे यूपी में ही अभी बात की जाए तो कहां कहां लागू है, एक तो लखनऊ में लागू है और दूसरा कहां पर लागू है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसको भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लागू किया गया और दूसरा कहां लागू किया गया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, तो आज इसका आप उत्तर देंगे, इसका उत्तर आप बताएंगे। 13 जनवरी 2020 की बात है जब यहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। 13 जनवरी 2020, 16वां राज्य बना, है ना। और यहां पर मतलब क्या होता है, जब पुलिस कमिश्नरी के तहत ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जिले में जो कुछ थाने हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, बाकी जो थाने होते हैं वो एसपी के अंतर्गत ही होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा आयोग था जिसने पुलिस तंत्र में सुधार के लिए इसकी व्यवस्था करने की बात की थी, तो एक आयोग था धर्मवीरा आयोग। और धर्मवीरा आयोग जो था उसने 1977 में ही, ये राज्यपाल थे धर्मवीरा, उन्होंने छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग के तहत, इन्हीं की अध्यक्षता में धर्मवीरा आयोग जो था ये छठा आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग ही था, तो उसके तहत इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। तो उसने कहा था कि 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो महानगर है वहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, कमिश्नरेट लागू कर देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये 16वां है, ध्यान रखना। भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहां बना? पूरे भारत का बना है और ये उत्तर प्रदेश में बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया था नोएडा में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले चरण की बात ये हो रही है जब पहली बार कोरोना आया था। अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? राम मंदिर में प्रश्न बने ये कोई बड़ी बात नहीं। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है और अयोध्या का जो ये राम मंदिर है इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। इसको बनाया जा रहा है नागर शैली में, नागर बेसर द्रविड़। उत्तर से दक्षिण आप जैसे जैसे भारत में बढ़ते चले जाएंगे तो ये नागर, बेसर और द्रविड़ शैलियां आपको मिलेंगी। और ये जो राम मंदिर है ये 5 मंडप वाला होगा और इसका एक गुम्बद बना, 5 मंडप वाला गुम्बद बनेगा, एक शिखर बनाया जाएगा, 161 फीट ऊंचा भी होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। और 3 मंजिला ये मंदिर होगा, 3 मंजिला मंदिर का निर्माण ये किया जा रहा है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सारी चीजें देखी गई हैं कैसे क्या करना है। उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कौन सा नया कानून बना रही है? आपको बताना चाहता हूं हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये टोटल व्याख्याएं दी होती है जैसा कि मैं यहां पर कर रहा हूं। और ये कानून है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर। ऐसी जमीनें जहां पर सार्वजनिक जमीनें वो थी और मंदिरों का निर्माण कर दिया गया, धार्मिक स्थलों का निर्माण कर दिया गया है, मंदिर मस्जिद कुछ भी धार्मिक स्थल, तो उनको हटाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, नया कानून बनाने जा रही है वो। और जो भी स्थल इसके अंतर्गत आएंगे तो उन पर कार्रवाई करके उनको खाली कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? पहले प्रयास किया जा रहा था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ये कोर्स शुरू होने जा रहा था लेकिन वहां पर ये नहीं हो पाया। ये था न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स
और ये यूपी में शुरू होने जा रहा है। न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स की दिशा में उत्तर प्रदेश अब प्रयास कर रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अधिनियम 1958 है, उसके तहत मानकों को पूरा करने के बाद ये कोर्स यहाँ पर शुरू हो पाएगा, तो इसलिए प्रयास जारी हो चुके हैं। अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अर्जुन सहायक परियोजना में कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। 2600 करोड़ रुपए की ये सिंचाई परियोजना है, धसान नदी पर बनाई जा रही, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बनाए जा सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले को लाभ पहुंचाएगी। मैं आपसे पूछ लूं कहाँ ये योजना नहीं है, किस जिले में, इलाहाबाद दे दिया जाए, ललितपुर दे दिया जाए, सोनभद्र दे दिया जाए, तो बांदा, महोबा, हमीरपुर। और धसान नदी यमुना की सहायक नदी है, यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो धसान नदी है, धसान नदी किसकी सहायक है ये भी आपको जानना चाहिए। ये बेतवा की सहायक है, और बेतवा में भी दाहिनी तरफ से मिलने वाली ये सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, तो यही डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। नियोजन विभाग के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2017-18 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये अभी तक डेटा, बाकी अनुमानित डेटा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय 58,821 रुपये, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यूपी की प्रति व्यक्ति ये आय है, और पड़ोसी राज्य बिहार की आय से ये ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश की आय से कम है, राजस्थान की आय से भी कम है। बिहार की आय 38,631 है, लेकिन मध्य प्रदेश की 82,000 से ऊपर है, 82,291, और राजस्थान की 99,487 है। भारत की जो राज्य आय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हम अगले करंट अफेयर के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन यूपी की आपको याद कर लेना है यहीं पर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना होगा? 21-22 का ये अनुमान पूछा जा रहा है, कितना होगा? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप ऋणग्रस्तता को देखिए और फिर जितनी जनसंख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो ऋणग्रस्तता है 5,65,909.69 करोड़ रुपए, 5,65,909.69 करोड़ रुपए। और इसको अगर हम अनुमानित डिवाइड कर दें 23 करोड़ आबादी से, 23 करोड़ आबादी से इसको भाग दे दे तो प्रति व्यक्ति आ जाएगी, और प्रति व्यक्ति तब ये आएगी 26,572 रुपये 21-22 में, 26,572 रुपये। और इससे पहले देखा जाए कि 20-21 में कितना था, तो 24,604 रुपये था, लेकिन आपको याद यही रखना है 26,572, जो कि 21-22 में होगा। अगर पूछा जाए 20-21 में कितना है तो 24,604 होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों का सही युग्म कौन सा है? मतलब स्थान और शहर यहाँ पे दिए हुए हैं। गाजियाबाद दूसरा स्थान, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा, बुलंदशहर तीसरे स्थान पर, नोएडा 5वें स्थान पर रहा, है ना। लखनऊ जो है वो 9वें स्थान पर रहा है, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और ये 9वें स्थान पर रही है। बाकी ये सब क्रम सही दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, डेट आपसे पूछी जा सकती है। 26 जुलाई 2021 को इन्होंने ये लॉन्च किया इस पोर्टल को, इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्टल राज्य में लोग सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो काम है, उन पर फीडबैक देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस पोर्टल का। राज्य की विभिन्न योजनाओं की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है, इसको देख सकते हैं, है ना। राज्य के आम नागरिकों से अन्य जो मुद्दे होते हैं जुड़े हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस पोर्टल के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रसाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित एक राज्य योजना है। जो प्रसाद परियोजना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें पर्यटक सुविधा केंद्र, 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट, ये सब चीजें की गई। पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है, और ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये जो विधेयक है राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण पर बल देता है कि उस कैसे जनसंख्या का कल्याण हो पाए। पहला स्टेटमेंट सही है। 4 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है।
यहां पर 2 से अधिक बच्चों की बात की गई है, ना कि 4 से अधिक। 2 से ज्यादा बच्चे जिनके भी होंगे तो वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बड़े वाले चुनाव पे क्यों रोक नहीं लगा रहे हैं? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। इसमें सरकारी नौकरियों में आवेदन करने, पदोन्नत पाने से भी रोकने का प्रावधान हुआ है अगर बच्चे ज्यादा होंगे। इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत योगदान कोष में 3% की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया गया है और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष की स्थापना करने का प्रावधान भी इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर अगला एपिसोड आएगा और आप इसको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाके जरूर दीजिए और हमारी टेस्ट सीरीज का भी लाभ आप उठाइए, जिससे कि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप लीड करें, जितना कट ऑफ जाए उससे 10-15 मार्क्स आगे रहे आपका जो स्कोर हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर आतंकवाद रोधी दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवबंद स्थान पड़ता है सहारनपुर में। कई बार अलग से भी ये पूछा गया है कि कहां पड़ता है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंक निरोधी दस्ते, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ना। और ये इसकी जो लोकेशन आपकी है वो एक तरफ आपको हरियाणा मिल जाएगा, एक तरफ आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, उत्तराखंड और हरियाणा, और एक तरफ यूपी, यानी कि इसके ये यूपी में तो है ही है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है देवबंद की जो लोकेशन है। ठीक है, तो इस लोकेशन की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। सारे एपिसोड आपके पड़े हुए हैं इस चैनल पे, प्लेलिस्ट को विजिट करें, देखें और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाके इसका टेस्ट दें। थैंक यू सो मच।